Good morning, student. This is our last topic from chapter first, the rise of nationalism in Europe. हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक है हमारा, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। देखो, नेशनलिज्म मैंने आपको पहले दोनों का मीनिंग, आपको नेशनलिज्म का मीनिंग आई होप आपको पता होगा। नेशनलिज्म मीन्स क्या है कि एक फीलिंग है नेशनलिज्म कि आप अपने देश से प्यार करते हो, आपकी अटैचमेंट है अपने देश के साथ। और इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद। अब ये दोनों कैसे मतलब किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसे फैले नेशनलिज्म, तो हम देख चुके हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग से नेशन स्टेट बिल्डअप हुए। नेशन स्टेट जब बनते चले गए यूरोप में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इस वजह से वो देश बनते गए। अब इम्पीरियलिज्म तक वो देश कैसे पहुँचे? देखिए, इम्पीरियलिज्म मीन्स होता है, सपोज़ करो आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। लेकिन जब ये फीलिंग एक सेल्फिश हो जाती है, सेल्फिश मतलब कि आप दूसरे देश को किसी भी तरीके से ऑक्यूपाई करना चाहते हो या दूसरे देश को हार्म करना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सिर्फ अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, तो वो कंडीशन इम्पीरियलिज्म में आ जाती है, यानी कि साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो जाती है। जब नेशनलिज्म की फीलिंग जो है कन्वर्ट हो जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, उस फीलिंग को लेकर आप दूसरे देश को हार्म कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप दूसरे देश को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हो, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो, तो वो इम्पीरियलिज्म हो जाता है। तो नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ और उसका मेन एरिया कौन सा माना गया? यूरोपियन जो एरिया था उस टाइम पे, उसमें कौन सा एरिया इससे ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ, और किस वजह से जो 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे यूरोप में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 का, वो फिर शुरू हो गया था, क्योंकि एक होड़ लग गई थी। जैसे जैसे नेशन स्टेट जो बिल्डअप होते चले गए थे, उनके अंदर एक होड़ लग गई कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो नेशनलिज्म में इम्पीरियलिज्म जो है जब आ गया, जब देशों को लगने लगा कि वो दूसरे देश को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, जो एक कॉलोनियल पीरियड होता है वो शुरू हो गया था उस टाइम पे, कि एक जो पावरफुल देश है वो दूसरे देश को एक कॉलोनी बनाना चाहता था, उसका इकोनॉमिक या पॉलिटिकल वे में उसका यूटिलाइज करना चाहता था। तो वो सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो गई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई थी। तो इस टाइम पे जो एक मेन एरिया माना जाता है, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रभावित हुआ या ज़्यादा वहाँ पर ये कंट्रोवर्सी हुई, उस एरिया को कहा जाता है बाल्कन। याद रखना स्टूडेंट, बाल्कन एरिया। तो ये इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, बाल्कन जो एरिया है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, वो एरिया क्या था, क्या क्या वहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो ये एक टॉपिक बनता है और इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। देखो, जब जो 19th सेंचुरी का यानी एक तरह से जब एंड था, उसका फोर्थ पार्ट जब चल रहा था, तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अब उसका जो एक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक्स जो सेंटिमेंट्स रखती थी, अब वो उसको रिटेन नहीं कर पा रही थी। मतलब अब वो इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं रही थी, बल्कि वो चेंज हो चुकी थी, अब वो बहुत नैरो हो चुकी थी। मतलब उसके अंदर जो एक फीलिंग होती थी, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती थी, वो कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही थी। मैंने अभी बताया आपको कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग तब तक सही है जब आप अपने देश से प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपने देश को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे देश को ऑक्यूपाई करते हो या उसको हार्म करते हो, तो वो इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन उस टाइम पे हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे नेशन स्टेट बन चुके थे। अब जो नेशन स्टेट थे वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल करना चाहते थे, अपनी टेरिटोरियल जो एरिया होता है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो ये कंडीशन उस टाइम पे हो चुकी थी। आगे देखिए स्टूडेंट, द मोस्ट serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। अब जो बाल्कन्स का एरिया माना जाता है यूरोप में, देखो जैसे कि हमारा ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप में एक एरिया माना जाता था जिस पूरे एरिया को बाल्कन एरिया कहा जाता था। जैसे कि जिसमें बहुत सारी टेरिटरीज होती थी जो मोनार्कियल सिस्टम के अंडर आती थी। जैसे कि सपोज को ये बहुत सारी टेरिटरीज है, एक एरिया माना गया है, ये बाल्कन एरिया है। यहाँ पर क्या था कि जो बाल्कन एरिया था वो काफ़ी हद तक मतलब एक
बहुत अलग एरिया माना जाता था, ज्योग्राफिकल वे में भी अलग माना जाता था। और यहाँ पर एक एथनिक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। एथनिक वेरिएशंस मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले, एक लैंग्वेज में वेरिएशन यहाँ देखने को मिलता था। तो बहुत सारे एथनिक पीपल यहाँ पर रहते थे, एक वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता था। और ज्योग्राफिकल वे में भी देखें तो ये बहुत अच्छा एक एरिया माना जाता था, मतलब एक इकोनॉमिक जो एक कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। देखो बाल्कन एरिया जो था एक टाइम पर, जो आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे देश इसके अंडर आते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उन देशों को रीड कर सकते हो, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया है, ग्रीस है, ये मतलब बहुत सारे देश हैं, क्रोएशिया है, बोस्निया है, ये बहुत सारे देश हैं जो प्रेजेंट में जो देश है ये उस टाइम बाल्कन एरिया के अंडर आते थे, ये जो सारे देश थे। अब जो ये बाल्कन एरिया था ये एक टाइम पे जो ओटोमन एम्पायर है, मैंने आपको ये बता दिया है, ओटोमन एम्पायर जो आज प्रेजेंट में जो टर्की है, जो प्रेजेंट में टर्की है, जो इस्लामिक एरिया, इस्लामिक देश माना जाता है, तो उस टाइम वो उसको ओटोमन एम्पायर कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री जो थे वो शामिल होते थे। तो ये जो बाल्कन एरिया है ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। लेकिन जैसे हमने बुक में स्टडी किया कि ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे देश जो है नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे देश इस ओटोमन एम्पायर से अलग हुए, अपने आप को मतलब उन्होंने एक स्वतंत्र देश बनाया। तो इससे क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता चला गया और इसके ऊपर जो इसका जो इफेक्ट था बाल्कन के ऊपर वो भी ख़त्म होता चला गया। मतलब जो ओटोमन एम्पायर है उसने अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ताकि वो अपनी पावर को बाल्कन एरिया पे बना कर रख पाए। लेकिन अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बाल्कन एरिया की जो टेरिटरीज थी उनमें भी फैल रही थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ओटोमन एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका प्रभाव था, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और जो बाल्कन एरिया में रहने वाली जो टेरिटरीज थी वो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनसे इन्फ्लुएंस होती जा रही थी। उनको जो अपनी इंडिपेंडेंस और जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं उनका ज्ञान हो चुका था। उनको लगने लगा था कि वो मतलब उनकी जो हिस्ट्री है वो एक ऐसी हिस्ट्री है कि जिसमें वो बहुत ही स्वतंत्र देश होते थे। तो वो अपने आप को जो फॉरेन पावर्स थी जिन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था वो उनसे इनको आज़ाद कराना चाहती थी। और बाल्कन एरिया में जो रहने वाले लोग होते थे उनको स्लाव्स कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना है आपने, 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को तो पूछ ही लेते हैं। तो उनको स्लाव्स कहा जाता था, जो बाल्कन एरिया में रहने वाले थे वो स्लैविक होते थे, उनको स्लाव्स कहा जाता था। तो उसके बाद देखो 1 by 1 इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे ये जो टेरिटरीज थी मतलब इन्होंने नेशनलिस्ट, जैसे जो नेशनलिस्ट होते थे, मैंने अभी बताया जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होती थी उनसे उनकी वजह से मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। वो जो कंट्रोल होता था, ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था इनके ऊपर, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ कि जो नेशन स्टेट जो बिल्डअप हुए थे, अब वो सारे जितने भी स्टेट बने थे, जो पावरफुल बड़े बड़े देश थे, जिनमें कि जर्मनी था, रशिया था, इंग्लैंड था, याद रखना इन देशों के नाम, ये क्या करना चाहते थे कि ये अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। और ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो एरिया चुना वो था बाल्कन। मतलब ये बाल्कन एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते थे। इसमें जो टेरिटरीज थी जो अपने आप को आज़ाद कर चुकी थी, ओटोमन एम्पायर से अपने आप को आज़ाद कर चुकी थी, तो ये उनके ऊपर अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, मतलब अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहते थे, इस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो एरिया था, जो बाल्कन एरिया था, ये उस टाइम इंटेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि एक ऐसे दौर आया कि ये बहुत ही कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। मतलब एक यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, इन सभी पावर्स के बीच में होड़ लग गई। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसकी वजह से 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो गया। तो बाल्कन एरिया जो है कन्फ्लिक्टेड एरिया माना जाता था। बाल्कन एरिया, वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्लस जो बाल्कन एरिया है वो यूरोप का बहुत ही एक प्रोस्पेरियस और एथनिक वेरिएशन से भरा हुआ एरिया था। जोग्राफिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी उसकी। तो ये क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बनते जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो हम कंक्लूज़न क्या निकालते हैं इसमें कि द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपने आप की जो टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे, अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। बट द आइडिया ऑफ दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल।
लेकिन स्टूडेंट चाहे नेशनलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। हमने देखा कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। एक होड़ लग चुकी थी, सब देश जो है दूसरे देश को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच में भी जो इम्पीरियलिज्म से जो इन्फ्लुएंस हो चुके थे देश, वो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर, मतलब उनसे प्रभावित होकर अपने आप को नेशन स्टेट जो है बनाना चाहते थे। और जो नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी या जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट था वो मतलब सभी जो देश थे वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। और ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है उस टाइम पे बन गया था। यानी कि जो नेशन स्टेट थे, सभी जो देश जो अंडर कॉलोनियल पावर आते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन पावर थी वो अब धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी। तो जैसे एशिया के जो कंट्रीज़ थे उन पे भी उन्होंने अपनी पावर को लगा दिया था। जैसे कि इंग्लैंड इसमें मेन माना जाता है बहुत। इंग्लैंड ने मतलब बहुत सारे देशों को अपना जो एक कॉलोनी बना लिया था, जिसमें इंडिया भी एक शामिल रहा है उस टाइम पे। तो इससे क्या हुआ कि लेकिन लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशन स्टेट बनाने की जो फीलिंग थी, वो अब एक नेचुरल हो चुकी थी, वो यूनिवर्सल हो चुकी थी, मतलब एक एक्सेप्टेड चीज़ हो चुकी थी। जो कि इस चैप्टर में हमने स्टडी की है कि जो नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप से स्प्रेड आउट हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैला। और जो भी मतलब एक किसी पावर के अंडर जो देश आता था वो अपने आप को आज़ाद कराना चाहता था। तो इसमें नेशनलिज्म की फीलिंग का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में भी रीड किया है। नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने इसको डीपली स्टडी किया है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आज आपका लास्ट टॉपिक है। बाल्कन जो एरिया है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि बाल्कन एरिया कैसे एक कन्फ्लिक्ट एरिया माना जाता था 19th सेंचुरी के एंड में। तो स्टूडेंट अब इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगी। आप क्वेश्चन को साथ के साथ मैं आपको हर एक वीडियो पे 2 वीडियो या 3 वीडियो देने के बाद ही आपको उन्हीं वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ। आप क्वेश्चन को राइट करने के साथ साथ एक बार उनकी रीडिंग ज़रूर लीजिए 2 या 3 टाइम। अगर आप उनको 2 और 3 टाइम्स उनकी रीडिंग लेते हैं तो आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो सुनने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट में क्या जो आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है, तो जो भी आपकी क्वायरी है आप पूछ सकते हैं। आप तो स्टूडेंट आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, प्लस इस पे बेस्ड जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगी आप अपनी नोटबुक में उसको राइट करेंगे। थैंक यू सो मच।